मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आज पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। आज आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताना है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, सर्वप्रथम प्रकाश के परावर्तन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, जिसकी इंग्लिश होती है लाइट। लाइट किसे कहते हैं? देखो बच्चों, लाइट होती क्या है? लाइट कहते किसे हैं? तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रकाश क्या होता है? जैसे किसी वस्तु को देखने में जो सहायक होता है, कोई वस्तु अंधेरे में रख दी जाती है और दिखती नहीं। जब नहीं दिखती है तो हमें प्रकाश की सहारा लेनी पड़ती है। प्रकाश आता है तो वस्तुएं दिखने लगती है। तो उसी प्रकार जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की परिभाषा बच्चों क्या होती है? अभी बताया गया है। जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है, उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश कहते हैं। या तो आप ये बताएं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है, माने दृष्टि ज्ञान को जगाता है। दृष्टि मतलब देखना, देखने की ज्ञान को क्या करता है? बढ़ाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश समझ में आया बच्चों? अब देखिए अगली पॉइंट, प्रकाश जान गए। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। क्या? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश में परावर्तन होता है। अभी परावर्तन के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस लेसन का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना बताएंगे तभी सही है। तो अभी बच्चों क्या बताया गया है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती? 3 × 10⁸। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी में ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है। तो प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। लेकिन बच्चों
इस प्रकाश की चाल माध्यम में बदलती रहती है। माध्यम में प्रकाश की चाल इतना नहीं होता, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है, उनकी चाल क्या होती है, बदलती रहती है। दूसरा बच्चों, तीसरा पॉइंट देखो, प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन तथा व्यतिकरण की क्रिया होती है। चौथा बच्चों, प्रकाश में विवर्तन, ध्रुवण की क्रियाएं होती हैं। देखो बच्चों, पांचवा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, प्रकाश के गुण 5 होते हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन देखिए बच्चों, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण की क्रियाएं होती हैं। अपवर्तन, परावर्तन इसी लेसन में पढ़ाया जाएगा बच्चों। व्यतिकरण अगले लेसन में आएगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। प्रकाश में विवर्तन और ध्रुवण की क्रियाएं होती हैं, ये भी आगे ही मिलेगा। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश माध्यम में भी गमन करता है, तो इसमें प्रकाश की गुण होती है, माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो अब देखिए बच्चों, अगला हेडिंग क्या है, समझ में आया सभी लोगों को? आगे देखिए, अब बच्चों आएगा अगली हेडिंग, प्रतिबिंब। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ज्ञान लेना है किसकी, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज किसे कहते हैं? देखो बच्चों, ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए कंपलसरी है, ये लेसन कक्षा 10 वाले भी पढ़ सकते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे कहते किसे हैं? देखो बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे हम लोग परछाई बोलते हैं। जब हम लोग प्रकाश के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का एक प्रतिबिंब बनता है, परछाई जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी परछाई को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या बताएंगे? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। देखो बच्चों, अभी क्या परिभाषा बताया गया है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु की प्रतिबिंब कहते हैं। देखो बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कहते किसे हैं, अभी बताया गया है कि हमारा फोटो या मेरी परछाई जहाँ बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं।
प्रतिबिंब की परिभाषा होती है किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं उस बिंदु को वस्तु की क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखो जो इसकी कैसे फिगर बनाएंगे, ये सपोज करिए कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण होगा ये, अभी दर्पण पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन देखिए कौन सा दर्पण है बताइए आप लोग। अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल। देखिए सपोज करिए यहाँ पे कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु से किरणें निकलेंगी, दर्पण पे आपतित होंगी, परावर्तन होगा, दूसरी किरणें निकलेंगी, दर्पण पे आपतित होंगी, परावर्तन होगा, फिर तीसरी किरणें निकलेंगी, परावर्तन होगा, देखो बच्चों ये प्रकाश की किरणें कहाँ काटी हैं, इस बिंदु पे। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। इस बिंदु को क्या कहेंगे बच्चों, प्रतिबिंब। ये क्या है, वस्तु। तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं या काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब आगे बच्चों देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। प्रतिबिंब के प्रकार। देखो बच्चों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा बच्चों आभासी प्रतिबिंब। देखो बच्चों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब हमें देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए जो प्रतिबिंब आपके सामने बनता है, पर्दे पे लिया जा सकता है, जो घटनाएं आपके सामने होती है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जिसकी घटना आपके सामने नहीं होती है, जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं, ये क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आप इसकी परिभाषा बता सकते हो, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पे क्या होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या वास्तव में काटती हैं, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में क्या करती हैं, नहीं मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। देखो बच्चों समझ आया। देखिए अब प्रतिबिंब के प्रकार अभी बताया गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। देखो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, रियल इमेज। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं
हैं या काटती हैं भी आप बता सकते हैं, मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप फिगर ड्रा कर सकते हैं। सपोज करो अवतल दर्पण है, इनके ये मुख्य अक्ष हैं, यहाँ पे कोई वस्तु F है, ये क्या है? C, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। अब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर जाएंगी, परावर्तन होगा, कहाँ से जाएंगी? फोकस बिंदु से। दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी और अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएंगी। देखो बच्चों, ये दोनों किरणें कहाँ प्रतिच्छेदित किए हैं, कहाँ काटी हैं? इस बिंदु पे, बिंदु I पर। तो बिंदु I क्या होगा बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब। इस बिंदु को हम लोग क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ में आया बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अभी बताया गया है, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बताया गया है? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, या काटती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर क्या कोई वस्तु खड़ा है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु I पर क्या करती हैं? मिलती हैं। देखिए, ये अपने से आगे काटी है ना, इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखो बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब के बाद अगली पॉइंट आती है क्या? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। देखो बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सिर्फ यही डिफिनीशन रहेगा, यहीं पे आप लोग क्या बोलेंगे? वास्तव में नहीं मिलती हैं। बस ये शब्द जोड़ देंगे, आभासी प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा। याद करने का सिंपल तरीका, एक याद करिए, दूसरा का डिफिनीशन बना के आप क्या करें? बोल लें। तो अभी यही वास्तविक में बोल देंगे, वास्तव में नहीं मिलती हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए बच्चों, क्या लिखेंगे आप? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, नहीं काटती हैं, या मिलती हैं आप लिख सकते हैं, नहीं मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या बताया गया है? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। किसी बिंदु पे क्या करती हैं? वास्तव में नहीं मिलती हैं। उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आया बच्चों? अब देखो बच्चों, प्रतिबिंब के बाद दर्पण आता है। दर्पण किसे कहते हैं? तो ये दर्पण कांच के खोखले गोलों का बना होता है। पेपर में इसकी परिभाषा नहीं आती बच्चों, जान जाइए। दर्पण क्या होता है? गोली कांच के खोखले, दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। दर्पण क्या होता है? देखो बच्चों, दर्पण क्या होता है? दर्पण एक गोली कांच के खोखले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर
पॉलिश की जाती है, जिसके एक पृष्ठ पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। देखो बच्चों, दर्पण आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक गोल 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। पहला क्या होता है, समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। जब कांच का पृष्ठ क्या हो, समतल हो और एक तल पे पॉलिश की गई हो। जब कांच का पृष्ठ क्या हो, समतल हो और एक तल पे पॉलिश की गई हो, तो उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, समतल दर्पण कहेंगे। देखिए थोड़ा जानकारी ले लीजिए दर्पण क्या होते हैं। देखो बच्चों, जो दर्पण होता है इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जानकारी तो लेना जरूरी है। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण मिरर। दर्पण की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, मिरर। अभी बताया गया दर्पण किसे कहते हैं या गोली दर्पण क्या होता है। तो ये कांच का, खोखले कांच का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या होता है, पॉलिश की गई होती है। यह पॉलिश लाल ऑक्साइड या पेंटा ऑक्साइड या पारे की कलई या पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है, पारे की या पेंटा ऑक्साइड की। इस पर क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो दर्पण का रूप धारण कर लेता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। कौन सा, समतल दर्पण अभी बताया गया है कि जब कांच का तल क्या हो, समतल हो, प्लेन हो, और उसके तल पे, एक तल पे पारे की या पेंटाऑक्साइड की पॉलिश की गई हो, तो इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू, जब खोखले गोले के कांच का, जब कांच का खोखली गोला हो, तो उसके एक कटे हुए भाग पे, सपोज करो बाबू कि ये क्या है, मेरा कोई गोला है जिसका कटा हुआ एक भाग है। जब इसके कटे हुए एक पृष्ठ पे क्या हो, दर्पण लगा हो, तो इस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, उत्तल, उत्तल दर्पण। इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे बाबू, उत्तल दर्पण कहेंगे। जब गोलीय कोश के, जो गोलीय कांच का गोलीय भाग है, कांच का कौन सा भाग है, गोलीय भाग के उभरे हुए तल पे, किस तल पे, उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है, उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है, तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखो बच्चों, आप दर्पण की परिभाषा बता सकते हैं कि जब किसी कांच के खोखले गोले के दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की गई हो, कलई किया गया हो और उभरे हुए तल से परावर्तन होता हो, उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी कांच के खोखले गोले के उभरे हुए तल पे क्या हो, पॉलिश की गई हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। देखो बच्चों, अभी बताया गया है जो ये पॉलिश की गई होती है, कलई, जिसे हिंदी का होती है कलई, ये जो हम लोग कलई करते हैं, किसका करते हैं, अभी बताया गया है, बताइए, लाल ऑक्साइड का। किसका, लाल ऑक्साइड का या पारे का, लाल ऑक्साइड का या पारे का कलई किया जाता है, लाल ऑक्साइड या पारे की कलई की जाती है, जिससे ये दर्पण क्या होता है, जिससे ये दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तन करता। प्रकाश की किरणें इस कांच से आर पार नहीं होती हैं। समझ में आया बच्चों। अब देखिए, दर्पण संबंधित कुछ परिभाषा आती है कि दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, तो इसको जान जाते हैं बाबू। देखो ये सब क्या होते हैं। देखो बच्चों, दर्पण संबंधित परिभाषा में पहले वक्रता केंद्र, दर्पण संबंधित परिभाषा,
देखो बच्चों, पहले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? दूसरे पॉइंट पे बच्चों आता है दर्पण का ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव। फिर बच्चों तीसरे पॉइंट पे मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद बच्चों आता है फोकस बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आती है बच्चों फोकस दूरी। फिर इसके बाद आती है बाबू फोकस तल, जिसमें फोकस दूरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दोनों हेडिंग आपकी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आप देखिएगा। वक्रता त्रिज्या भी आती है। कौन सी? वक्रता त्रिज्या। अब देखो बच्चों, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है? माने किसी गोले का वह केंद्र जो उसके पृष्ठीय भाग होता है। माने केंद्र का पृष्ठीय भाग क्या होता है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या तो आप बता दें, किसी दर्पण के पृष्ठीय भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बताया गया है बच्चों? किसी दर्पण के पृष्ठीय भाग के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। सपोज करो एक कोई दर्पण है, अब इसका पृष्ठीय भाग का जो केंद्र होगा, ये पृष्ठ जिस केंद्र से खींचा गया होगा उसी केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जिसे सी से डिनोट करते हैं, सेंटर होता है। तो आप बता सकते हैं परिभाषा, किसी दर्पण के पृष्ठीय भाग के केंद्र को, माने पृष्ठीय भाग जिस केंद्र से खींचा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। अब देखिए ध्रुव क्या होता है। ध्रुव की परिभाषा होती है दर्पण के, किसके? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण है, जितना बड़ा दर्पण होगा उसके बीच वाले भाग को, आधे वाले भाग को, मध्य वाले भाग को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव कहते हैं। ये सपोज करो कौन सा दर्पण? उत्तल है, तो इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, सी। अब मुख्य अक्ष क्या होता है? माने वे रेखाएं जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष। इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अभी क्या बताया गया बच्चों? जो रेखाएं वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती हैं उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया बच्चों मुख्य अक्ष क्या होती है? हाँ, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर रेखाएं क्या करती हैं? गुजरती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। गुड। अब देखिए बच्चों, फोकस बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम मुख्य फोकस भी। मुख्य फोकस, देखो बच्चों, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस कहते किसे हैं? तो आप इसकी परिभाषा बहुत कंपलसरी है, परिभाषा जरूर याद करिएगा। हम लिखवा देंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखो बच्चों, मुख्य फोकस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, क्या बताया गया है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे ये मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। क्या बताया गया है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात
के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, क्या बच्चों, जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, देखो फिगर क्या होता है इसका बाबू। सपोज करो कोई दर्पण है, कौन सा दर्पण है बता दीजिए, क्या? हाँ, अवतल दर्पण है। इसकी ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। सपोज करो इस मुख्य अक्ष के कोई किरणें क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, परावर्तन होगा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटेंगे। दूसरी किरणें सपोज करो यहाँ से परावर्तन होगा, तीसरी किरणें यहाँ से परावर्तन होगा, चौथी किरणें यहाँ से परावर्तन होगा। तो जिस बिंदु पे ये काटेंगी प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु पे ये काटेंगी प्रकाश की किरणें, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझ में आया? इसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बच्चों, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो बच्चों, फोकस तल क्या होता है। फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु से गुजरने वाली, इस बिंदु से, फोकस बिंदु यही है ना, फोकस बिंदु से गुजरने वाली अभिलंबवत रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं। जो रेखाएं फोकस बिंदु से अभिलंबवत गुजरती हैं उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोकस तल कहते हैं। समझ में आया? देखिए जहाँ पे नहीं समझ में आया आप पूछें। तो मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद करिएगा। थैंक यू।